नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो फिजिक्स है वो क्लास 11th का वीडियो अपलोड किए हुए बहुत ही दिन हो गया है। तो आज मुझे लगा कि क्लास 11th का वीडियो आप अपलोड करना स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब 11th का वीडियो आएगा। चलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो 11th का वीडियो मैं इससे पहले जो अपलोड किया था वो था वेक्टर्स एंड स्केलर्स का। तो वेक्टर स्केलर्स का वीडियो बहुत अच्छे से अपलोडेड है ना बेटा लोग? तो इस वीडियो को आप लोग देखिए। वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप वेक्टर्स नहीं जानोगे तो फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो वेक्टर्स को अच्छे से देखिए, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है हमारा मीन्स क्लास 11th का जो सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमैटिक्स। हम लोग बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन भी बोलते हैं हम लोग। हर बुक अलग अलग बोलता है। तो ये काइनेमैटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग बोलेंगे। तो इस काइनेमैटिक्स को हम लोग पहले समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय दिस काइनेमैटिक्स। उसके बाद कुछ कुछ हम लोग टर्म समझेंगे आज की क्लास में। देखते हैं ये क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग पक्का होने वाला है। देखिए, काइनेमैटिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है बोलिए? एक फिजिक्स एक बहुत ही बड़ा पेड़ है। अब इसमें अलग अलग ब्रांचेज है ना, कोई ऑप्टिक्स है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कोई ये है, कोई वो है। उसमें से एक छोटा सा जो ब्रांच है वो है क्या है? काइनेमैटिक्स। तो इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट, हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मोशन, है ना? हाँ, ये ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके जिसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? मोशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बिना किसी कॉज हम लोग नहीं जानते हैं। कॉज हमें जानने का जरूरत नहीं है कि कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है? मतलब समझ में आया हम लोग को कि काइनेमैटिक्स क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो क्या डील करता है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करता है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो मोशन के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, व्हाट कॉजेस द मोशन, ये जानना हम लोग को जरूरी नहीं होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। जब हमें जानना ये जरूरी होगा कि मोशन क्यों हो रहा है, कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं उस मोशन के लिए, तब हम उसको बोलते हैं डायनामिक्स, जो कि 2-3 चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग काइनेमैटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें in which we study about the motion of the particles without knowing the cause of the motion। ऐसे आप लोग नए हो तो लिखोगे, लिखने का जरूरत भी नहीं है, अगर आप समझ जाते हो तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? चलिए, अब जो हमारा टॉपिक होना चाहिए, काइनेमैटिक्स हमारा हो गया। अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मोशन। हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। मोशन और रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट हम क्लास 9th में पढ़ते हैं। मोशन के बारे में हम लोग को ये समझाया गया था क्लास 9th में कि अगर एक पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम तो हम बोलेंगे पार्टिकल मोशन में है। यही सिखाया गया था हम लोग को। और अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम तो हम लोग बोलेंगे रेस्ट में है। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं 11th में। तो इस मोशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, है ना, हमें समझना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमको समझना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में FOR भी बोलते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम मोशन भी समझ जाएंगे, रेस्ट भी हम समझ जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब आपको प्रैक्टिकली क्या समझना है। अगर आप एक बस में जा रहे हो और उस बस से आप किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट बस के अंदर भी हो सकता है, बस के बाहर भी हो सकता है। तो आप जो हो, आप ऑब्जर्वर हो। जो देखता है वो ऑब्जर्वर होता है, जो मोशन को ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्वर होता है। तो अगर एक पार्टिकल ऑब्जर्वर है तो जहां पे वो है उसी को बोलते हैं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप बस में हो और बस से बैठ के अगर किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस हुआ। अगर आप मान लो रोड में हो तो रोड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, अगर आप रोड से ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी चीज को। अगर आप ट्रेन में हो तो ट्रेन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अगर बात समझ में, अगर किसी प्लेन में आप जा रहे हो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका प्लेन हुआ। अगर फैन के ऊपर आप हो
तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस फैन हुआ। जहां से आप बैठ के किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे कि वेदर द पार्टिकल इज इन मोशन और रेस्ट, वही लोकेशन, वही पॉइंट जो होगा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट हमको यही समझना है कि ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, और आपको ये पता चलेगा कि पार्टिकल रेस्ट पे है कि मोशन में है, ऐसा जगह से जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमें दिमाग में यही समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा डेफिनेशन हमें देना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है बेटा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्या होता है, आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बना दिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस हो गया। एक्सिस हम लोग बोलते हैं प्लूरल में, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, है ना, एक्सिस। और इसके साथ एक बेटा क्लॉक रहेगा, क्या रहेगा, एक क्लॉक, एक क्लॉक रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक्सिस, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस विथ अ क्लॉक। तो ये एक्सिस, हम एक्सिस मतलब क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक एक्सिस हमको चाहिए, कभी कभी हमें दो एक्सिस चाहिए, कभी कभी हमें तीनों एक्सिस चाहिए। कब हमें पता चलेगा कि हमें एक एक्सिस चाहिए, दो, तीन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस चाहिए, मोशन इन 2 डायमेंशन के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, मोशन इन 3 डायमेंशन के लिए हमें तीनों एक्सिस चाहिए। ये एक्सिस इसीलिए चाहिए कि पार्टिकल कहां पे है उसको लोकेट करना है हमको, उसके कोऑर्डिनेट को बताना है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताने के लिए हम यूज करते हैं एक्सिस। और ये क्लॉक क्यों यूज करते हैं, क्लॉक हम लोग टाइम देखने के लिए यूज करते हैं कि कितने टाइम में कितना पोजीशन उसका चेंज हुआ। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ बेटा, एक एक्सिस है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस है, और उसके साथ क्या है, क्लॉक है। क्लॉक का मतलब घड़ी है, घड़ी से आप क्या देखोगे, टाइम देखोगे। दिख रहा है टाइम आपको, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एंड अ क्लॉक। एक्सिस का काम है टू लोकेट द पोजीशन, एंड क्लॉक का काम क्या है बेटा, जिससे आप टाइम ऑब्जर्व कर पाओगे, टाइम आप देख पाओगे कि कितने देर में कितना मींस वो मोशन उसका हुआ नहीं हुआ, एवरीथिंग। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा पॉइंट है इसको ओरिजिन बोलते हैं ना हम लोग, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है ना, इसी ओरिजिन को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जहां आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे, यही है हमारा रेफरेंस, क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। यहीं पे आप बैठ के ऑब्जर्व करोगे, ओरिजिन पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब मोशन के डेफिनेशन में आते हैं। मोशन के डेफिनेशन में हम लोग आते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, तो अब बहुत सिंपल हो गया, मोशन का डेफिनेशन सिंपल हो गया। आप जो हो, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, जहां पे है वो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जहां से बैठ के वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो जहां से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है वहां क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एंड क्लॉक है। ठीक है, वो कहां बैठा हुआ है, रेफरेंस पॉइंट पे, मतलब ओरिजिन पे बैठा हुआ है। अब वो बंदा जो है किसी पार्टिकल को देख रहा है, अब ये पार्टिकल यहां है, भी थोड़ी देर के बाद आगे चला गया, फिर पीछे चला गया, फिर आगे चला गया, ऊपर चला गया, कुछ भी। अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर ये पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में अपना क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, हम टाइम अब नहीं बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर कोई भी एक पार्टिकल अपना पोजीशन जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों चीज आ गया, एक्सिस भी आ गया और क्लॉक भी आ गया, इसके रिस्पेक्ट में अपना वो पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे मोशन में है, और अगर नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे मोशन में नहीं है। तो एग्जांपल देखिए, अभी अगर एक बस में आप हो और बस में आप बस ड्राइवर को देख रहे हो, तो बस का ड्राइवर जो है मोशन में नहीं है, आप अपने सीट पे बैठे हो, ये बस का ड्राइवर है, यहाँ पे आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बस का ड्राइवर है, आप जहां पे बैठे हो बस का ड्राइवर के बीच में जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। 2 किलोमीटर हुआ फिर भी वही पोजीशन है, 4 किलोमीटर पे फिर भी वही पोजीशन है। तो अलग अलग टाइम के बाद भी पार्टिकल्स के बीच में जो पोजीशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। और अगर वो चेंज नहीं हो रहा है बेटा तो हम बोलेंगे रेस्ट पे है। अब किसी को आप बोलोगे कि आप बस में बैठ के बोल रहे हो कि बस रेस्ट पे है, बस चल भी रही है, फिर भी आप बोल रहे हो बस रेस्ट पे है,
क्यों? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेस्ट और मोशन डिफाइन होता है। इसलिए तो बोलते हैं मोशन जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब कहीं से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मोशन में होगा और कहीं से ऑब्जर्व करोगे तो रेस्ट में होगा। अगर आप बस में बैठ के बस को ही देखोगे तो बस रेस्ट पे है, लेकिन बस में बैठ के अगर आप बाहर देखोगे, ग्राउंड को देखोगे, या जो बाहर जो ट्रीज होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उनको देखोगे तो लगेगा वो पीछे जा रहे हैं। नहीं, आप बोलोगे कि बस के रेस्पेक्ट में जो ट्रीज हैं वो मोशन में है। अब किसी को आप बोलोगे जिसको फिजिक्स नहीं आता है कि हम बस में बैठे थे और ट्रीज जो है मोशन में पीछे 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 जा रहे थे, उनका स्पीड बहुत फास्ट दिख रहा था, तो आपको पागल बोलेगा। बट एक्चुअल में आप फिजिक्स में क्या हो, सही हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो मोशन में नहीं भी होना चाहिए वो भी मोशन में हमें दिखता है, और जो मोशन में है वो हमें दिखता है रेस्ट पे। तो सारा कॉन्सेप्ट जो है रेस्ट और मोशन का जो है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे जब 2-3 चैप्टर आप पढ़ोगे 11th में, तब आपको टाइप्स बताया जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि 2 टाइप होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे कि इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट मोशन का क्लियर हो गया कि कोई भी एक पार्टिकल अपना पोजीशन, या यहाँ एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट हम यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ये तीनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर उसका चेंज हो गया ना, तो हम बोलेंगे किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। अगर चेंज हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन इन मोशन है। ठीक है, अब मोशन का टाइप होता है बेटा, अब ये मोशन का टाइप होता है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा होता है मोशन इन प्लेन, मोशन इन होता है प्लेन। और तीसरा होता है मोशन इन 3 डायमेंशन, तीसरा होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मोशन इन हम 1 डायमेंशन भी बोलते हैं, मोशन इन प्लेन को हम मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं, और मोशन इन 3 डायमेंशन को तो हम मोशन इन 3 डायमेंशन बोलते हैं। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम 1 डायमेंशन क्यों बोलते हैं, इसमें 2 डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशन हम क्यों बोलते हैं, सारा अभी डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चलिए, अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसे है, मान लेते हैं x, y, z, ये कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लेते हैं ऐसे x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। यहीं पे बैठ के आप ऑब्जर्व करो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। आप देख लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसको कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं, 4, 3, 6 ऐसे। मतलब x में आप 4 डिस्टेंस जाओ, y में आप 3 डिस्टेंस जाओ और z में जो है 6 डिस्टेंस जाओ, तो आप इस पॉइंट को पहुंच जाओगे। इस पॉइंट का नाम सपोज मान लेता हूं P है। अब थोड़ी देर के बाद अगर ये पार्टिकल जो है यहां पहुंच गया और इसका कोऑर्डिनेट जो हो गया 6, 3, 6, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट को हम x बोलते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट को हम y बोलते हैं और इसको हम z बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x कोऑर्डिनेट 4 से 6 हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है 3 से 3 ही है, 6 से 6 ही है, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज होगा तो हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है। अगर एक ऐसा एग्जांपल है, मान लेते हैं कि ये था इनिशियल पोजीशन था, अब मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन हो गया 4, अच्छा ऐसे कर दे रहा हूं मैं 6, 6, 6। अब आप ध्यान से देखो, पहले था 4 से 6 हो गया, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना, पहले था 3 था, अभी क्या हो गया 6 हो गया, कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना, पहले क्या था 6 था, अभी 6, अभी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। तो 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज हो रहा है, x और y, कभी कभी x और z कर सकता है, कभी कभी y और z कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 कोऑर्डिनेट चेंज होने चाहिए, है ना। तो अगर 2 कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे चेंज होता है तो उसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। और मोशन इन 3 डायमेंशन किसको बोलेंगे, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो ये चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चेंज होगा। सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट में क्या है, x भी हो सकता है, y भी, x हो सकता है, z हो सकता है, या फिर y और z हो सकता है। 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। नहीं, मोशन इन 3 डायमेंशन में क्या है, तीनों चेंज होना चाहिए। अच्छा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ x चेंज होना चाहिए क्या, ऐसा नहीं है, x कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, और अगर मान लो z चेंज हो रहा है तब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
मान लो x कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है, तब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। कोई एक सिर्फ चेंज होना चाहिए। तो अगर सिर्फ x चेंज हो रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन x डायरेक्शन में, सिर्फ y चेंज हो रहा है तो मोशन इन y डायरेक्शन, और सिर्फ z चेंज हो रहा है तो मोशन इन z डायरेक्शन में। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आना चाहिए। मोशन का टाइप क्लियर हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो टॉपिक है, ये जो पूरा चैप्टर है वही है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। यही टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है हम लोग अभी जस्ट सीखे कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब बताओ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम सबसे पहले कौन सा एक्सिस पढ़े हैं बेटा लोग? एक्स एक्सिस पढ़े हैं। तो हमें सिर्फ एक ठो एक्सिस चाहिए, ओनली वी नीड वन एक्सिस। 3 एक्सिस हम लोग क्या करेंगे? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा मेन टॉपिक अब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमको पढ़ने के लिए सिर्फ एक ठो एक्सिस चाहिए। देख लो बेटा, एक एक्सिस चाहिए, सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस या सिर्फ जेड एक्सिस। तो हमारे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के लिए हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस जो हम यहाँ ले रहे हैं इसको हम कुछ दे देते हैं यहाँ बेटा। दिस इज सपोज रेफरेंस पॉइंट है तो इसको ओ दे देते हैं। यहीं से बैठ के आप ऑब्जर्व करोगे, ये ऑरिजिन से जो राइट होगा इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ऑरिजिन से जो लेफ्ट होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ऑरिजिन को हमेशा लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब कुछ कुछ लोकेशंस दे रहा हूं मैं यहाँ पोजीशंस का, एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूं। सपोज मान लेता हूं यहाँ पे ये 20 मीटर है, मैं 20-20 का इंटरवल ले रहा हूं। राइट साइड इसलिए पॉजिटिव है, लेफ्ट लेंगे तो नेगेटिव है। यहां देखो 40 मीटर, यहां देखो 60 मीटर, यहां देखो 80 मीटर। इधर अगर लेफ्ट साइड लेते हैं रेफरेंस पॉइंट के तो इधर होगा -20 मीटर। या छोटे छोटे इंटरवल भी ले सकते हो, 5, 10 ऐसे 100 किलोमीटर कुछ भी आप ले सकते हो। -40 मीटर, -60 मीटर, -80 मीटर, ऐसे चलता जाएगा। राइट में लोगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में लोगे तो किसके राइट? रेफरेंस पॉइंट के राइट में। अब सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ोगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वो है पोजीशन। सबसे फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल का पोजीशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मान लीजिए बेटा लोग कि एक पार्टिकल जो है यहां पे है, ये पार्टिकल जो है यहां पे है, ए के पास है। तो इसका पोजीशन हमको लिखना है तो हम x इज इक्वल टू लिखेंगे। हाउ टू राइट द पोजीशन? x इज इक्वल टू a पे है तो यहां लिखेंगे 40 मीटर। देखो यहां पे प्लस लिखेंगे कि माइनस? प्लस लिखेंगे बिकॉज राइट में है वो वाला पॉइंट। अभी मैं बोलूंगा एक पार्टिकल b जो है वो यहां पे है, तो मैं बोलूंगा b का पोजीशन लिख के बताओ, तो आप तुरंत लिखोगे x इज इक्वल टू प्लस या माइनस? प्लस। क्या लिखोगे? 80 मीटर। क्यों? क्योंकि वो राइट में है। वेरी गुड। अगर मैं बोलूंगा पार्टिकल जो है जहां रेफरेंस पॉइंट है, जहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही है, तो आप क्या बोलोगे? इसका पोजीशन बोलोगे x इज इक्वल टू 0। प्लस दोगे कि माइनस? ना ही आप प्लस दोगे ना ही माइनस दोगे, क्योंकि 0 जो होता है नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव होता है, इसीलिए। ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलता हूं कि पार्टिकल लेफ्ट में है बेटा, यहां पे एक पार्टिकल जो है वो यहां पे है, सी वाला, तो हम बोलेंगे पोजीशन बताइए सी का, तो आप क्या बोलोगे? -60 मीटर। क्यों माइनस? बिकॉज ये रेफरेंस पॉइंट से किधर है बेटा? लेफ्ट में है, इसीलिए यहां पे माइनस हुआ। तो आपको ये लिखना आ गया कि हाउ टू राइट द पोजीशन। x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं हम लोग, प्लस देते हैं माइनस देते हैं। प्लस कब देते हैं? जब रेफरेंस पॉइंट से वो राइट में होगा। माइनस कब देते हैं? जब रेफरेंस पॉइंट से वो लेफ्ट में होगा। और 0 कब देते हैं? जब पार्टिकल मींस रेफरेंस पॉइंट पे होगा, तो उसमें कोई साइन हम लोग नहीं देते हैं। कभी कभी हमको उल्टा भी सोचना पड़ता है। उल्टा सोचने का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू मान लो दे रखा है 100 मीटर, ऐसे उल्टा भी हमको आना चाहिए ना, सिर्फ सीधा सोचने से काम नहीं चलता है ना बेटा लोग हम लोगों को।
उल्टा भी सोचना पड़ेगा। सो मान लेते हैं x इज इक्वल टू दिया हुआ है प्लस 100 मीटर, ऐसे दिया हुआ है x इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आप प्लस देख के बताओ कि पार्टिकल किधर है, रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट में है कि राइट में है। तो आपका आंसर बताओ उधर से क्या आना चाहिए। वेरी गुड, प्लस है तो राइट। हाँ वेरी गुड बेटा लोग। अब 100 मीटर मतलब यहां से 100 यूनिट मीटर पे है, इधर कहीं होगा 100 मीटर, इधर मैं बना देता हूं, इधर होगा कहीं पे 100 मीटर। तो अगर ऐसे पोजीशन लिखा है तो हमें रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, और ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो हमको पोजीशन भी लिखना आना चाहिए। दोनों हमको समझ में आना चाहिए कि ऐसे है तो वैसे और वैसे है तो ऐसे भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमको पोजीशन लिखना आ गया। अब जैसे हमको पोजीशन लिखना आ गया, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। काइनेमेटिक्स पढ़ा कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं बिना जाने किए उसमें कौन सा फोर्सेस है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस एंड क्लॉक, इनको मिला के हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोशन। मोशन क्या बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है या कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रेस्ट पे। अब मोशन का टाइप हम लोगों ने सीखा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन बोलते हैं उसको, मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 टाइप का। अब हम कब बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कब बोलेंगे मोशन इन प्लेन, कब बोलेंगे जब एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट मोशन इन प्लेन, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट तो मोशन इन 3 डायमेंशन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझने के लिए हमको सिर्फ कितना एक्सिस चाहिए, एक ही एक्सिस चाहिए, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा कहां होता है, रेफरेंस पॉइंट पे, मतलब रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन पे होता है। ऑरिजिन से राइट लोगे तो पॉजिटिव, ऑरिजिन से लेफ्ट लोगे तो नेगेटिव, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा हाउ टू राइट द पोजीशन, एक पार्टिकल का पोजीशन कैसे लिखना है हमको। तो x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, प्लस या माइनस, जहां पे भी होता है वहां हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने पोजीशन सीख लिया। अब हमारा टॉपिक है पाथ लेंथ। हमारा टॉपिक है पाथ लेंथ, जिसका एक और नाम होता है टोटल डिस्टेंस। तो हमारा टॉपिक जो है वो है पाथ लेंथ, जिसको एक और नाम हम क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस। वही चीज है बेटा, जो टोटल डिस्टेंस आप पढ़े हो ना वही चीज है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। तो पाथ लेंथ अभी हम लोग समझते हैं। मान लो आप अपने घर से मार्केट गए, अपने घर पे हो मार्केट गए, अभी लॉकडाउन है हर जगह पे, तो मार्केट जाना मतलब बहुत ही रिस्की है। एग्जांपल ले रहे हैं, अपने घर पे हो मार्केट जा रहे हो, तो जिस रास्ते से आप होके गए उस रास्ते का पूरा अगर हम लेंथ ले लेंगे कि कितना डिस्टेंस से आप गए अपने घर से मार्केट, इसी को हम बोलेंगे टोटल पाथ लेंथ या टोटल डिस्टेंस। आया समझ में। पाथ मतलब रास्ता, लेंथ मतलब जो भी डिस्टेंस है, जिस रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उस रास्ते का पूरा लेंथ मेजर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ। इतना सिंपल डेफिनेशन है, इसीलिए तो बोलते हैं बहुत इजी है फिजिक्स। अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने मम्मी के फोन से, पापा के फोन से, भाई के फोन से, बहन के फोन से, दादा दादी, जिसका फोन मिले उससे सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। पाथ लेंथ हम लोग समझ गए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये कुछ हम लोग ले रहे हैं 20 मीटर, ये था 40 मीटर, ये था 60 मीटर, ये था 80 मीटर, ये था 100 मीटर। 100 का ले रहे हैं 20-20 का इंटरवल। दिस इज -20 मीटर एंड दिस इज -40। लेफ्ट में ले रहे हैं इसलिए माइनस हो रहा है यहाँ पे, -60 एंड इधर, और आगे जा रहे हैं -80 एंड -100 मीटर। ये हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है। अब मान लेते हैं एक पार्टिकल जो है यहाँ पे है, ए पे है, ए, और एक पार्टिकल मींस वही पार्टिकल ए से बी गया, यहां से यहां गया बी, और वही पार्टिकल बी से होके ओ आया। ऐसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पार्टिकल था कहां पे, ए के पास था, ए से कहां गया, बी गया, और बी से फिर कहां आया, ओ आया। इसका हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बेटा, ए से बी का जो डिस्टेंस है, एक अंधा भी बता देगा, और आप लोग तो अंधे हो नहीं ना,
आप लोग और समझदार हो। देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या है 20, और ये 20 से यहाँ कितना है 100, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 100 है, ये 20 है, माइनस कर दो तो ये कितना हो गया, ए से बी का जो डिस्टेंस हो गया 80 मीटर। अब बताओ यहाँ से बी से ओ का जो डिस्टेंस होगा, बी से ओ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ से 100 और यहाँ से 0, तो ये कितना होगा 100 मीटर। कभी भी नेगेटिव मत बोलना डिस्टेंस, है ना बेटा लोग, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस को कभी भी लिखेंगे तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, चाहे आप लेफ्ट जाओ राइट जाओ कहीं भी जाओ, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो बताओ यहाँ से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 80 हो गया, और है ना, और बी से जो ओ का डिस्टेंस है वो 100 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल पाथ लेंथ बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 प्लस 80 मतलब 180 मीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, मेरे साथ करो आप लोग। टोटल पाथ लेंथ अभी हम लोग सीख रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, जिस पाथ से जा रहा है उसका टोटल लेंथ। चलिए अभी एक और करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को करते हैं कि पार्टिकल था बी के पास, इधर मान लेते हैं एक पार्टिकल पॉइंट सी है, तो बी से एक पार्टिकल सी चला गया, और सी से पार्टिकल ना ओ चला गया, और ओ से पार्टिकल ना फिर बी चला गया। देख लो, तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो बताओ बेटा ये बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा, तो बी से ओ का डिस्टेंस 100 है और यहां से 60 है, -60 मत बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना है, डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 60, तो बी से सी का कितना हो गया 160। अब बताओ बी से सी कितना हो गया 160, और सी से ओ कितना हो गया बताओ, ये रहा सी और ये रहा ओ, तो फिर से 60 नहीं, और फिर ओ से क्या बोल रहे बी, और ओ से बी हमको पता है कि क्या है 100 है, तो बताओ कितना हो गया टोटल 100, मतलब ये सबको प्लस कर दो, मिल जाएगा हमको 100 प्लस 100 200, 260, 260 और 60 कितना हो गया, तो 320 हो गया मीटर। चलो आया समझ में, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं, जो डिस्टेंस से गया जो पाथ से गया सबको ऐड कर देना है, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा जो भी हो जाएगा। तो यहां से एक कंक्लूजन हमको सीखना है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहां समझना है वो समझना है कि कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर वेक्टर का वीडियो बहुत अच्छे से मैंने अपलोड किया हुआ है, जाके देखो बहुत मजा आएगा, क्योंकि बिना वेक्टर के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वेक्टर वाला वीडियो आपको जरूर जाके देखना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो टोटल पाथ लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस है। अच्छा हम लोग ये कर रहे थे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। फर्स्ट तो एक स्केलर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा कोई बोलेगा जीरो होता है क्या टोटल डिस्टेंस, नहीं, जीरो कब होगा जब वो कोई मोशन ही नहीं करेगा, और मोशन होगा नहीं तो डिस्टेंस के बारे में कौन बेवकूफ बात करता है। इसका मतलब ये है कि टोटल डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब पूरा दुनिया कौन से यूनिट से मेजर करता है, मीटर, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अगर पता चल गया हो गया काम, चाहे राइट जाओ लेफ्ट जाओ जहां भी जाओ हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। तो ये आपको, मुझे लग रहा है कि आपको पाथ लेंथ समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद जो टॉपिक होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अब हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक और चीज हम लोग बोलते हैं बेटा, चेंज इन पोजीशन। क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। अब चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा से, चेंज का मतलब एक्स और पोजीशन का मतलब एक्स। डेल्टा, चेंज का मतलब डेल्टा और पोजीशन का मतलब एक्स। तो चेंज इन पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। और हमेशा जो चेंज होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हमें समझ में आ गया।
डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या होता है और इनिशियल पोजीशन क्या होता है? अभी जिस टाइम पे हम देख रहे हैं जो पोजीशन होगा वो इनिशियल होगा, और थोड़ी देर के बाद क्या हो गया उसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट ना बेटा कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी जीरो हो जाता है, नहीं मतलब इसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा था, हमेशा पॉजिटिव हो रहा था, और जीरो भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग कंडीशंस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। तो रहा ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा वो भी हम लोग चेक करने जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में हम चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव कब होगा, फिर हम लोग चेक करेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कब होगा। टेबल वाइज करते हैं, बहुत मजा आएगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो। अब किसी में से किसी को आप माइनस कर रहे हो और आपको पॉजिटिव आएगा, कब आएगा? जब ये चीज बड़ा होगा और ये चीज छोटा होगा, इसका मतलब x2 इज ग्रेटर देन x1। x2 का मतलब है हमारा फाइनल पोजीशन, x1 का मतलब है हमारा इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन अगर बड़ा होगा इनिशियल पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए यहां उसी तरह आप खुद बताओ, x2 माइनस x1 लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि x इस बार क्या होगा, x1 बड़ा होगा x2 से, मतलब इनिशियल वाला पोजीशन बड़ा होगा और फाइनल वाला पोजीशन जो होगा वो छोटा होगा। और जीरो कब होगा आप खुद समझ गए होंगे, दो चीज को आप माइनस कर रहे हो, a माइनस b जीरो कब होगा, जब a इक्वल टू b। इसका मतलब क्या हो गया, x2 माइनस x1 जीरो कब होगा, when x2 इज इक्वल टू x1। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब है बेटा जहां से पार्टिकल स्टार्ट हो वहीं पे आ गया, पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया, मतलब इधर उधर गया फिर वहीं आ गया जहां से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गए। एग्जांपल के लिए बेटा आप घर से मार्केट गए और मार्केट से फिर घर आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर दिल्ली से आप मुंबई गए और मुंबई से फिर दिल्ली आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो मोशन फिर आप वहीं पहुंच जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो नहीं होता है इफ देयर इज अ मोशन। मोशन होता है तभी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग को समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो का। चलिए अभी कुछ एग्जांपल करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स में फिर से वही बनाते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला। ये जो है एक्स एक्सिस हमने बना दिया, तीनों कंडीशंस हम लोग करेंगे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट फिर से देते हैं यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100 या -20, -40, -60, -80 एंड -100। अब अभी कुछ करते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कि पार्टिकल कहाँ गया, A से B गया। अगर मैं बोलता हूँ पार्टिकल A से B गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, डेल्टा x इज इक्वल टू लिखोगे x2 माइनस x1। तो सबसे पहले आप देखना है आपको कि पार्टिकल पहले था कहाँ, A पे था तो ये हमारा x1 हो गया, पार्टिकल चला कहाँ गया, B पे चला गया तो ये हमारा क्या हो गया, x2 हो गया। तो x2 को अगर हम बोलेंगे तो क्या है, x2 का देखो पोजीशन क्या है 80, तो हम लिखेंगे 80, और A का जो पोजीशन है यहाँ A1 जिसको हम बोल रहे हैं, x1 जो बोल रहे हैं उसका है कितना है यहाँ पे 20। 80 माइनस 20 क्या हो गया यहाँ पे 60 मीटर। अब ये प्लस आया कि माइनस आया, प्लस आया, हो गया ना एक क्वेश्चन। अब अभी मान लो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग कर रहे हैं कि पार्टिकल A के पास था, A से चला गया O। अब बताओ आप लोग डिस्प्लेसमेंट, तो A के पास था तो देखो A हमारा हो गया इनिशियल और O के पास चला गया तो हमारा हो गया फाइनल पोजीशन। तो फिर से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1। अब बताओ x2 माइनस x1 मतलब क्या करेंगे, यहां पे पहुंच गए, x2 क्या है 0 और x1 क्या है बोलो तो 20, तो 0 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा -20 मीटर। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, दोनों हम लोग कर लिए। अब जीरो वाला करते हैं, तो एक पार्टिकल जो था वो B के पास था, B से गया वो, O से गया B, तो ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल, तो जितना x इनिशियल उतना ही हमारा x फाइनल। B के पास था, B से गया वो, O से गया फिर से B।
जहां पे था वहीं पे फिर से पहुंच गया। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो होगा। अभी और भी थोड़ा सा अभी हम लोग चीज सीखेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो हमें क्या समझना है, नेगेटिव होगा तो हमें क्या समझना है, अभी समझते हैं। देखो यहाँ पे सो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आया दोस्तों यहाँ पे +50 आया, डिस्प्लेसमेंट आया +50। तो यहाँ दो चीज है, एक साइन है प्लस और दूसरा एक नंबर है। तो ये जो साइन है ना बेटा, ये आपको देता है डायरेक्शन, और ये जो है ना वो आपको देता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो प्लस या माइनस जो है वो आपको देता है डायरेक्शन, और ये जो नंबर है ना वो आपको देता है मैग्नीट्यूड। तो ये प्लस वाला जो है ना उसका क्या मतलब है कि पार्टिकल जहां भी था, कुछ लोग बोलो ना प्लस डिस्प्लेसमेंट का मतलब बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट से राइट, ऐसा नहीं है। प्लस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्टिकल जहां कहीं पे भी था वहां से वो राइट गया, कितना, 50 मीटर गया। ये हमें समझना है, जहां कहीं भी था वो इधर से भी 50 मीटर राइट जा सकता है, इधर से भी 50 मीटर राइट जा सकता है, बस उसको जाना है राइट में जाना है। कितना जाना है, 50 जाना है। तो कौन बताएगा कि राइट जाना है, प्लस साइन बताएगा, और कितना जाना है कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीज होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट वो क्या था, स्केलर था, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड था, कोई डायरेक्शन नहीं कि किधर जा रहा है, किधर भी जाए उसे कोई दिक्कत नहीं, वहां डायरेक्शन मेंशन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि किधर डिस्प्लेट हो रहा है, राइट हो रहा है कि लेफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब समझना है कि पार्टिकल जहां कहीं पे भी है, ऑरिजिन से लेफ्ट में भी है या राइट में भी है, कहीं पे भी है, उससे वो राइट जा रहा है। राइट कितना जा रहा है ये मैग्नीट्यूड बताएगा। अब मान लो हमारे पास एग्जांपल है डेल्टा एक्स, मान लो माइनस है, इस बार मान लेते हैं डेल्टा एक्स जो है -100 मीटर है, ऐसे -100 मीटर है। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, डायरेक्शन, और डायरेक्शन में आप क्या समझोगे, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है, जहां पे पार्टिकल है वहां से लेफ्ट, जहां से पार्टिकल है वहां से लेफ्ट। मतलब अगर मैं यहां हूं तो यहां से मैं लेफ्ट जाऊंगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, और अगर यहां से मैं राइट जाऊंगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल जहां से है अगर राइट जाता है, राइट जाता है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट जाता है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो राइट लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां कहीं भी जाता है वो फिर से वापस आ जाता है, खत्म। आप अपने घर से मार्केट से फिर घर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या यूज करेंगे हम लोग, मीटर। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब, जब फाइनल पोजीशन बड़ा इनिशियल पोजीशन से। नेगेटिव कब, जब फाइनल पोजीशन छोटा इनिशियल पोजीशन से। जीरो कब, जब दोनों बराबर, मतलब जहां से मोशन स्टार्ट हो वहीं पहुंच गए। अब कोई पूछेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंसेस बताओ, तो आराम से बता दोगे कि स्केलर है, एक वेक्टर है, ये है वो, एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक नहीं होता है, नहीं, सब कुछ बता दोगे। आप स्मार्ट हो, पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे, आपको सारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगले वीडियोस में आपको इसके बाद वाले टॉपिक्स बताऊंगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है बेटा लोग, आज के लिए इतना काफी है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है। जिसका फोन मिले उसके फोन से, बहुत इजी है फिजिक्स, को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, हमें खुशी मिलता है, आपको भी खुशी मिलेगा। चलो, थैंक यू।